चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, जिसके अंदर में हम स्टडी करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। हमारे जो पीछे 4.4 जो लेक्चर आया था, जिसके अंदर में हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती थी उन सब के बारे में हमने वहाँ पर जानकारी ले ली है। वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, और जो भी मैंने बताया कि भाई गेट के जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके जो एटीसी के एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा वो आपके गेट के क्वेश्चंस के लगभग रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना। और भाई जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, तो आप इन वीडियोज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके, कि किसको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे और कैसे इनके सॉल्यूशंस के लिए हम अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। तो जैसा पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों ने देख लिया था कि भाई हम किसको डिग्री बोलते हैं और किसको हमारे पास में ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हाईएस्ट हमारे पास में डिफरेंशिएशन होता है उसका जो भी पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है हमारे पास में वही हमारे पास में एक ऑर्डर के रूप में कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर आने वाला है दैट इज विल बी डी एन वाई, मतलब एन टर्म तक हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना कि d डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोल देते हैं। फिर डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोल देते हैं। फिर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे बोल देते हैं, हम बोल देते हैं थर्ड डेरिवेटिव है। तो उसी को मैंने यहाँ जनरलाइज कर दिया, एक एन टर्म यहाँ पर नाम दे दिया मैंने कि ये मेरे पास में nth ऑर्डर का रहेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। तो मेरे पास में हायर ऑर्डर ए एन आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड टर्म के साथ में पहली टर्म बिल्कुल बिना किसी कोफिशिएंट के रहेगी, यानी कि वहाँ पर कोफिशिएंट इसका जो रहने वाला है वो 1 रहेगा। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेरे पास में a1 हो गया, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है वो एक पावर कम हो गई, यानी कि n-1 हो गया। इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एक कोफिशिएंट आप लोग को मिलने वाला है a2, और यहाँ पर पावर जो ऐसे कंटिन्यू होते हुए n-2 हो गया। अब आप लास्ट में पहुँचेंगे देन यू विल गेट a-n-y, यानी कि a-n जो हमारे पास में वेरिएबल कोफिशिएंट होगा वो a-nth होगा, और लास्ट में आप लोग को y मिलने वाला है। क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं ना कि मान लो आप किसी को डिफरेंशिएट करते हुए चले गए, तो डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर किया आप लोगों ने, फिर आप लोग क्या करेंगे इसके अंदर में, फिर सिंगल डेरिवेटिव आप लोग के पास में आया, डी एक्स आ गया, फिर आप लोग को वाई मिला। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि पावर आप देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। यहाँ पर मान लो मैं 2 लिख दिया तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे और इसको आप लोगों का क्लैरिटी आती चली जाएगी, और ये पूरा जो होगा वो हमारे पास में क्यू के इक्वल में होगा। अब ध्यान से सुनना जो पॉइंट यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ भाई, ये जो मेरे पास में a1 a2 और अप टू जो भी हमारे पास में ये कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या होंगे, या तो ये कोई फंक्शन ऑफ x होंगे, ठीक है, या फिर ये कांस्टेंट होंगे। पहले हम पूरी बात करेंगे कांस्टेंट को लेके, और लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ x को लेके, जिसके अंदर में आप लोग ने कॉची इक्वेशन के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गेट 2019 की बात करूं तो ऐसी कोई ब्रांच नहीं थी जिसके अंदर में उस इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, यानी हर ब्रांच के अंदर में वहां से क्वेश्चन मिला ही मिला था, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। और इसके अंदर में हम जो कॉन्स्टेंट होगा उसके ऊपर में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, कैसे उसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये तो बात होगी भाई इनकी जो a1 a2 या फिर अप टू जो भी हमारे पास में कोफिशिएंट्स थे। अब यहाँ पर जो q होगा ना, जो मेरे पास में q है, ये भी एक फंक्शन होगा किसका, x का, और हमेशा ये x का ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास में। तो इसके बेसिस के ऊपर में हमारे पास में जो भी इक्वेशंस होंगी, जो हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जो कि हायर ऑर्डर की रहेंगी, इनको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिसके पास में वेरिएबल कोफिशिएंट होगा और सेकंड जिसके पास में कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। मैंने बताया कि वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट की मतलब आपको फॉर्म तो समझ में आ गई ना, कि फॉर्म का मतलब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि भाई आपकी पावर यहाँ पर भाई a1 इसके साथ में जोड़ लेना, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा मैंने, a1 इसके साथ में जोड़ लेना। फिर ये देखो पावर उसकी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है डिफरेंशिएशन की, और लास्ट में a-n-y मिला है, और ये इक्वल टू आपको 0 के बराबर में। अब जो स्टेप है ना उसको समझ लेना, क्योंकि मैं इस स्टेप का एक स्किप करने वाला हूँ इस स्टेप को लेके। तो उसके अंदर में आप लोग को क्या करना है कि जहाँ पर भी आपको d/dx दिख रहा है ना, इसको आप कैपिटल D मान लो भाई, ठीक है ना। इसको कैपिटल D मान लो, तो आपको दिखेगा कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं, d की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये अगर मेरे पास में गिवन है, इसके ऊपर में मैं पावर लगा दूं, ये n लगा दूं, तो ये भी मेरे पास में क्या बन जाएगा, यानी कि d जब भी मैं आगे से रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको ये समझ लेना है कि मैं d को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसका मतलब है कि d/dx को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि वो एक डिफरेंशिएशन को आगे से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब फैमिलियर हो जाओगे आप इन चीज़ों को लेके, जब आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में dn हो गया, यानी कि इसकी जो पावर रही है वो dn हो गई है।
अब इसके आगे जो कोफिशिएंट जो A1 लगा है, A1 एज इट इज़ आ गया। अब मेरे को बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस डिफरेंशिएशन को। तो आपने कहा कि भाई इसके डिफरेंशिएशन को, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी कम हो गई है, तो आप इसको लिख सकते हैं dn-1 लिख सकते हैं। कोई इशू इस चीज़ को लेके नहीं है। अब यहाँ पर मैं दूसरा डिफरेंशिएशन करूँगा तो भाई ये थोड़ा सा और मिसप्रिंट हो गया, इसको n-2 कर लेना आप लोग। तो A2 dn-2 यहाँ पर आप लोग को मिलने वाली। जैसे आप चलते जाएंगे, लास्ट में आप लोग को क्या मिलेगा, an टर्म मिलेगी। आप लोग को किसी का क्वेश्चन ये आना चाहिए कि y भी तो था। हाँ भाई बिल्कुल y है, y को मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में कॉमन निकाल ले रहा हूँ। कॉमन निकाल लेंगे जिससे हमारे पास में क्या होगी, अंदर अंदर हमारे पास में जितने भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू है और हमारे पास में कोफिशिएंट है वो सारे यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना है, बाहर में हमें y करना है और इक्वल टू q करना है। ठीक है। और इस फंक्शन को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पूरा फंक्शन अंदर में बनाया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डी। पूरा मेरे पास में फंक्शन ऑफ डी है और ये मेरे पास में y आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, फंक्शन ऑफ डी के साथ में y को मल्टीप्लाई कर दिया और दैट विल बी इक्वल टू q। अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों से निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा ना, हमारे पास में जो भी जनरल सॉल्यूशन निकलेगा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये आपको फॉर्म तो समझ में आनी चाहिए। पहले आपको ये फॉर्म जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। पहला सबसे पहला स्टेप आप लोगों को यही फॉर्म होगा, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी आपको ये फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपका एफ डी इंटू में वाई होगा और राइट साइड में देखेंगे तो आपको क्यू फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा जिसको हम जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे nth ऑर्डर का, जो कि कॉम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको आपने अपने कॉलेज टाइम पे CF के नाम से जाना था, और दूसरा होता है हमारे पास में P फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रल यहाँ पर इसको लिख लेना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन वो कितने का कॉम्बिनेशन है। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक CF का और एक मेरे पास में PI का फंक्शन होता है। अब बात आई कि भाई मुझे CF कब निकालना है और PI कब निकालना है। अब ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल नोट कर लेना, क्योंकि अगर ये आप लोगों ने हो गए ना तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि भाई कब CF निकालना है कब PI निकालना है। जब भी आपका फंक्शन, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब भी आपका कोई फंक्शन आप लोगों ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी है, अगर उसके अंदर में Q की वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाती है तो केवल और केवल उस फंक्शन का हमें CF ही निकालना पड़ेगा। उसका जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो केवल और केवल उसका CF ही होगा। PI की वैल्यू वहां पर 0 आने वाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ये मेरे पास में Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू Q की वैल्यू जो हमारे पास में, यहाँ पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वहां पर आपको CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि Q की वैल्यू 0 है तो ओनली एंड ओनली आप लोगों को CF फाइंड करना है। जब Q की वैल्यू आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको PI भी उसके साथ में फाइंड आउट करने का, तभी आप उसका एक जनरल सॉल्यूशन आप लोग उसका दे सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों से स्पेसिफिकली वो पूछा जाता है कि भाई इसका CF क्या रहेगा या PI क्या रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस को लेके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को लेके जो हमारे पास में, कैसे इसको हम फॉर्म करेंगे, इसके स्टेप्स आप लोग को ध्यान रखने हैं भाई। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कि विच कंटेन ए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसके अंदर में उतने ही हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितने उसके अंदर में ऑर्डर है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, स्टेटमेंट से कुछ समझ नहीं आया कोई इशू नहीं, आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है उसके स्टेप बाय स्टेप आप देखो। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को, कि जो आप लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है ना भाई, ये जो यहाँ पर आप लोगों ने अभी कॉम्प्लीमेंट्री जो ये इक्वेशन बनाई थी, तो इस इक्वेशन को जब फॉर्म कर लेंगे तो वहाँ पे जहाँ पर भी आपको डी दिख रहा है ना, डी की जगह पे आपको एम पुट कर देना है, पहला स्टेप। ठीक है, यानी कि एम पुट कर देना मतलब आप उसकी क्या बनाने जा रहे हो, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हो। तो वही चीज़ जहाँ पर मैंने डी एन पावर लग रहा था वहाँ पे मैंने एम एन कर दिया। फिर सेकंड टर्म क्या थी मेरे पास में, A1 डी n-1 था, तो एम डी की जगह मैंने एम पुट कर दिया। एम क्या है, एम इसके रूट्स हैं भाई। बेसिकली जो हमारे पास में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स अगर हम फाइंड करने में यहाँ पर इजी फाइंड कर लेते हैं तो आप लोग उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में डेफिनेशन इजीली बता सकोगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास में क्या आने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, और ऑक्सिलरी फॉर्म इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन का टर्म यानी कि डी रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पर आपको क्या कर देना है, एम पुट कर देना है। जब आप लोग एम पुट करते चलेंगे तो आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलने वाली, दैट इज mn a1 mn-2 इसी तरह से सोन an इक्वल टू 0। ये चीज़ मेरे पास में 0 को इक्वेट करके देखनी है। 0 को इक्वेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकाले जाएंगे तो ये जो बनी है इसको आप 0 के इक्वेट करेंगे एंड फाइंड द रूट्स। जब यहाँ से रूट फाइंड करेंगे देन यू विल गेट m1 m2 m3। कुछ बुक्स के अंदर में आप अल्फा बीटा गामा इस फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन हम जनरलाइज इसको m1 m2 की फॉर्म के अंदर में रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। अब ये जो रूट आ गए ना,
ये रूट ही इसका की रोल प्ले करेंगे कि भाई कैसे हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये क्या क्या हो सकते हैं रूट, या तो ये हो कि भाई ये रियल रूट आ जाए मेरे पास में, जब आप लोग किसी ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन या क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपके पास में दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ना, या तो आपके रियल रूट आ जाएं या फिर आप लोग के कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं। अब बात करें कि भाई अगर रियल रूट आ गए हैं, अगर रियल रूट आ गए हैं तो आपका जो सी आई बनने वाला है, यानी कि जो आपका सी एफ बनने वाला, सॉरी, तो सी एफ जो बनने वाला है, अगर आपके रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, यानी कि उनके बीच में कहीं पर भी आइटा वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर में यूज़ होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 या फिर मैंने लिख दिया -1, इस तरह के रूट लिख दिए, तो ये आपके क्या होंगे, रियल रूट कहलाएंगे। ठीक है, और ये अलग अलग हैं सारे, ये अलग अलग है, ये इसके साथ में कोई नहीं है, रिसेम्बलेंस नहीं है, इसके साथ में कुछ नहीं है, मतलब सारे आप लोगों को अलग दिख रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास में सी आई बनेगा, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शन y इक्वल टू जीरो जो हमारे पास में q इक्वल टू वैल्यू जीरो के इक्वेट हम करके चल रहे हैं पहले केसेस के अंदर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y का यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या लिखा जाएगा कि पहला जो मेरे पास में कोफिशिएंट है e C1 आप उसको मान के चलेंगे। ठीक है, दूसरा उसके अंदर में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल पावर लेके चलनी है, और जो पहला रूट आया ना उसको m1 मानेंगे और इसके साथ में x को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरे रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इसका सी आई लिखना पड़ेगा, आपको सी एफ लिखना पड़ेगा, वो आपको C2 लिखना है। C2 कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं ये, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल में पावर जाएगी और इसको आपको M2 मतलब दूसरा रूट आया था, जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो ये पहला रूट था, तो ये M1 की जगह पे मेरे पास में 1 आ जाएगा। 2 की जगह यहाँ पर जो M2 था इसकी जगह पे क्या आ जाने वाला है, मेरे पास में 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ में। और इसी तरह से जितने भी रूट आएंगे आप उनको कंटिन्यू करते C3e के पावर में M3x ऐसे कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। यानी कि पहली कंडीशन है कि अगर आपके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया, जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोग की थी उसको आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद में आपने रूट फाइंड करे हैं, अगर वो रूट आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ जाते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा। अब बात करें कि भाई अगर ठीक है आप लोगों ने बोल दिया कि सारे डिस्टिंक्ट थे, अगर ऐसा हो जाए कि दो रूट ऐसे आ जाए 1 1 2 3 आ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल भाई उसका भी हमारे पास में सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जब दो रूट हमारे पास में इक्वल आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना होता, C1 एज इट इज लिखेंगे। अब इसके साथ में कोई ई की पावर वगैरह मत जोड़ना आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग जोड़ेंगे तो भी हमारे पास में वही रिजल्ट आने वाला है जो हम करेंगे, लेकिन आप लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए आगे यूज़ करना। C1 एज इट इज़ रखेंगे, जब दो हमारे पास में इक्वल है तो C2x यहाँ पर कर देंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने क्या किया, C1 को एज इट इज़ रखा, C2 के साथ में मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है गेट के अंदर में, तो मैं उसको सोल्व भी करवाऊंगा आप लोग को। उसके बाद में e की पावर, वही काम करना है हमारे पास में, e की पावर जो भी रूट कॉमन आ रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 1 आ रहा था दो जगह पे कॉमन, तो एक बार ही उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। मान लो m1x आ गया मेरे पास में, यानी कि रूट मेरे पास में m1 और m2 की वैल्यू मेरे पास में 1 आ रही थी, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेंगे इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो C1 प्लस में C2x e की पावर m1x हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास में दूसरे रूट क्या थे, 1 1 2 3 थे, तो ये तो डिस्टिंक्ट है ना, अब तो यहाँ पर हमें कुछ यूज़ नहीं करना इसको। अगर ये भी हमारे पास में इक्वल होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर C3 प्लस में C4x करता मैं, ठीक है, और फिर क्या जोड़ते हैं हम, e की पावर में mx, यानी कि जो रूट थे, जो कॉमन रूट है वही यहाँ पर हम m की पावर में यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो मैं आगे चलूँ। चलो देखो वो चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, C1 प्लस में C2x और e की पावर में आपको रूट दे दिया गया आगे, क्योंकि मेरे पास में केवल दो ही मैंने बोला है कि मेरे पास में इक्वल रूट हैं, तो आप लोगों ने ये करके देख लिया भाई इस चीज़ को लेके। अब ये कर दिया जाए, अगला टर्म मेरे पास में क्या आने वाला है, सेम जो पीछे हम यूज़ करते आ रहे हैं, C3 e की पावर m3x, और कंटिन्यू ऐसे चलते चलेंगे। जो कॉमन होंगे, दो रूट जो कॉमन होंगे उनके लिए हमेशा इस तरह की टर्म होगी। अगर मान लो मेरे जो रूट निकले वो 3 कॉमन आ गए, 3 इक्वल आ गए मेरे पास में, तो कैसे करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। C1 आप लोग जानते हैं, C1 लिखो, फिर C2x लिखो, फिर आपको क्या करना है, तीसरा रूट है तो उसके साथ में C3x² लिखो, और फाइनली आपको क्या करना है, जो कॉमन रूट आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, यानी कि m, और इंटू मैक्स कर दो। क्या कोई दिक्कत आने वाली है इसमें आप लोगों को, नहीं। अगर ये तो आप लोगों के 3 रूट जो इक्वल आ गए, और चौथा रूट जो अनइक्वल है इनसे, तो उसके लिए सिंपल हमें पता है ये पहले स्टेप से कैसे यूज़ करना है, e की पावर में mx आप लोग को वहाँ पे कर देना, तो इससे आपका सॉल्यूशन वहाँ पर निकल के आ जाएगा। यही हमारे क्या होंगे, CF निकल कर आ जाएंगे। यही आप लोग को निकालना होगा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये भाई कब था, जब हमारे पास में रूट आए वो रियल है। अब मान लो कि मेरे पास में कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, तो कॉम्प्लेक्स रूट आने के लिए हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे, यानी कि एक रूट मेरे पास में a प्लस आई बी आएगा और दूसरा रूट a माइनस आई बी आएगा। तो इनके बीच में साइन देख रहे हो आप, ये क्या है, इनके पास में एक प्लस है और एक पास में माइनस है, तो आप कहेंगे कि दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं ये,
एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और इनके साथ में आइटो आ रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट आए हुए हैं। तो इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो वही सेम हमारे पास में कंडीशन, क्योंकि हमें पता है कि भाई इनके रूट जो आने वाले हमारे पास में इक्वल फॉर्म में आएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट आ रहे हैं तो इक्वल आएंगे, यानी कि 2 इक्वल रूट आ गए हमारे पास में। तो इस फॉर्म में क्या करेंगे, तो e की पावर में जो आएगा, e की पावर में आएगा जो मेरा रूट निकल के आएगा a प्लस में आइटा b। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यहाँ पर जो मेरे पास में इसका रियल पार्ट रहेगा वो तो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो मेरे पास में इसका आइटा वाला फॉर्म है, यानी कि जो आइटा के साथ में जुड़ा हुआ है बी पार्ट है, वो जाएगा इसके एंगल की फॉर्म में। ठीक है ना? तो ये यहां पर आप लोगों ने देखा e की पावर ax, यानी कि इसका रियल रूट आ गया, और फिर क्या करेंगे इसके अंदर में मल्टीप्लाई a कोस, पहले कोस के साथ में bx कर देंगे, और फिर b साइन bx, यानी कि ये आपका जो एंगल है b, कोई भी a और ये बड़े a और बड़े b जो मैंने लगाए ना, ये कोई भी आप लोग के कोफिशिएंट हो सकते हैं, कोई भी आप लोग की कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी इनकी वैल्यू हो सकती है, आर्बिट्रेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप लोग को जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर b जो जाएगा वो एंगल में जाएगा, और a यानी कि रियल पार्ट है वो इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे चलते हैं। ये तो थे मेरे पास में जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रूट आ गए, तो यहाँ पर इनको लिख दिया आप लोगों ने। अब मेरे पास में 2 रियल रूट भी तो बने हुए हैं, तो रियल रूट बनने का हमें तरीका पिछले से पता ही है कि भाई हमें क्या करना है, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स जोड़ना है, यानी कि जो उसका कांस्टेंट जोड़ेंगे, और e की पावर में m जो भी हमारे पास में रूट चलते चलेंगे उनको यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है, मान लो ये m2, ये मेरे पास में m1 m2 तो मेरे पहले हो चुके थे, तो ये मेरे पास में m3 और m4 हैं, तो यहाँ पर m3 आ जाएगा इंटू में x, और ये मेरे पास में c4 e की पावर में m4x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कंटिन्यू इनको करते चलेंगे। चलो ये तो कहानी थी भाई 2 रूट आगे कॉमन। अब मान लो जो रूट आप लोगों ने निकाले और 3 रूट जो है वो इक्वल आ गए यहाँ पर, तो कोई दिक्कत आने वाली है? बिल्कुल नहीं आएगी इसके अंदर में, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। काम वही रहेगा, e की पावर में ax, यानी कि उसका जो रियल पार्ट होगा हमारे पास में, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि ये रूट हमारे पास में 3 इक्वल आ गए, तो e की पावर में ax, फिर क्या करेंगे ax प्लस में b, ये करेंगे आप लोग, और फिर सेम वही चीज कोस bx, फिर आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर सी एक्स प्लस में डी, इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एक फैक्टर x जुड़ता जा रहा है, कोस के साथ में भी एक x आ गया, और यहाँ पर जो साइन यहाँ पर बनेगा उसके साथ में भी आप लोगों को एक x मिल जाने वाला है। ठीक है, इस तरह के हाई लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के 2 इक्वल रूट तक आप लोग को पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे इनकी अप्रोच करें। फिर रियल रूट आ गए तो उनको यहाँ पर आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं और क्लैरिटी आएगी चीज़ों को समझने में। एक मेरे पास में जनरल सोल्यूशन निकालना है, इसका बोल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, तो पहले आप लोग को ये देखना है कि क्या इसका क्यू मेरे पास में इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो देखा आपने, अरे ये तो 0 है मेरे पास में, यानी कि मेरे पास में जो जनरल सॉल्यूशन निकलने वाला है उसमें पी आई तो नहीं निकलेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है सी एफ निकालने के लिए। हमारी इक्वेशन अब यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जो भी वैल्यू गिवन है इसको फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में आप लोगों ने लिख लिया, क्योंकि आपको पता है कि 0 की इक्वेट हो जाना ये। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे स्टेप 1 के अंदर में। तो पहला स्टेप आप लोगों ने सीखा था मेरे साथ में कि इसको हम डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को डी लिख सकते हैं, तो 2d माइनस में 5 एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे, और y यहाँ पर कॉमन आ गया। अब क्या करने के लिए बोला था मैंने आप लोग को, यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का मतलब है जो इंटरनली यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इसके अंदर में m की जहाँ पर भी d है उसको m पुट करो और उसको इक्वेट टू 0 कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों ने पुट किया, m स्क्वेयर हो गया ये d स्क्वेयर, ये मेरे पास में 2m हो गया, माइनस में 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसके रूट आप लोग को फाइंड करने आते हैं, बिल्कुल आप इसको रूट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीधे तो मेरे पास में बन नहीं रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो आप लोग पढ़ते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दैट इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि अगर मेरे पास में कोई इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो उससे रूट निकालने का तरीका आपको पता है कि माइनस बी करना है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको उठाओ विद साइन कन्वेंशन, क्योंकि प्लस के फॉर्म में रखना है मेरे को, तो ये, और प्लस माइनस आप लोग को करना है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, ए क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, जो आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू होती है। ध्यान रखना ये प्लस में होंगे, अगर मान लो ऐसा लिखा गया मेरे पास में ये -5 लिखा हुआ है, तो मुझे -5 उठाना है या फिर 5 उठाना है यहाँ से, बिल्कुल सही, यहाँ पर मुझे -5 पूरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो मेरी जनरल इक्वेशन है उसके अंदर में प्लस सी लिखा होता है, तो आपको यहाँ -5 उठाएंगे तभी ये क्या बनेगी मेरे पास में, प्लस सी की फॉर्मेशन में हमारे पास में आ जाएगी। आप इसके अंदर में रखेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे यू विल गेट द रूट्स दैट विज -1 प्लस में √6, और दूसरा आप लोग को मिलेगा -1 √6 जो कि माइनस में रहेगा। ठीक है, 2 रूट आपको मिल गए। अब देखो क्या ये रूट मेरे पास में रियल रूट है या कॉम्प्लेक्स रूट है, यहां पर ये मेरे पास में रियल रूट है।
कॉम्प्लेक्स होते हैं तो यहाँ पर क्या लगा होता है, इनके साथ में आइटा लगा होता है, ठीक है। अगर रियल रूट है तो हमें बिल्कुल पता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो भाई इसके अंदर में क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया था कि आपको सॉल्यूशन जो है वो K1 K2 की फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट K1 K2 की फॉर्म में आना चाहिए, उससे ज़्यादा इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो जहाँ मैं C1 C2 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग को क्या कर देना है, K1 K2 वगैरह यूज़ करके आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट की वैल्यू रखो, इंटू मैक्स करो, यहाँ पर रूट की वैल्यू रखो, इंटू मैक्स करो। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन के अंदर में? नहीं आई ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका हाँ यही आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया जो आप लोग को निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल टू जीरो है, क्यू इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास में केवल और केवल CF निकलने वाला है भाई। तो CF आप लोगों ने निकाल लिया। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। गेट 2005 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे और थोड़ा दायरा खुलेगा आपका सोचने का कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि है मेरे पास में y इक्वल टू C1 e की पावर -x C2 e की पावर -3x। तो उसने कहा है कि p और q की वैल्यू फाइंड करो। दो क्वेश्चन लिंक क्वेश्चन थे ये, ठीक है, लिंक क्वेश्चन थे। इसी डाटा को मैं आगे यूज़ करूंगा। तो पहले तो इसने बोला कि भाई p और q की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो p और q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई जनरल सॉल्यूशन एक गिवन है मेरे पास में, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर में, पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लूंगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि हायर ऑर्डर की है, तो हायर ऑर्डर के अंदर में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CF या फिर PI निकालना पड़ेगा। PI तो इसका निकल नहीं सकता है क्योंकि ये मेरे पास में जीरो के इक्वल है, तो मैं इसके CF पे काम करूंगा। और CF निकालने का तरीका मुझे पता है कि सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना होता है, उसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं d² प्लस में PD प्लस में Q, और y कॉमन आ गया। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, यानी कि जहां पर भी d है वहां पर आपको m रख देना है और इक्वेट करना है जीरो के। अब यहां पर आप लोगों ने जीरो के इक्वेट कर दिया भाई। यहां से क्या निकलते हैं, जब आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहां से क्या निकलते हैं, यहां से रूट ही तो निकलते हैं भाई। आप लोग m1 m2 ये वैल्यू तो निकालते हैं इसको सोल्व करके। तो क्यों ना मैं यहां पर जो मेरे पास में सॉल्यूशन बनता है वहां पर भी हम क्या लिखते हैं, जब e की पावर में यहां लिखते हैं तो यहां पर m1x यानी कि रूट ही तो लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने मेरा रास्ता और आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया, क्योंकि इसने रूट थे वो मेरे को ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो यहां से मेरे को पता चला रहे यहाँ पर तो m1 की वैल्यू तो यहाँ पर मिलेगी मेरे को, और m2 की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। यानी कि मेरे पास में m1 की वैल्यू आ गई -1 और m2 की वैल्यू आ गई -3। ये स्टेप अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार भाई दोबारा से इसको 1 मिनट बैक करके दोबारा से देख लो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ मैं वही बोली है कि जो आप लोगों का सॉल्यूशन है, जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ से आपको रूट ही मिलते हैं, और रूट मिलने के बाद में आप उनको क्या करते हैं, C1 e की पावर में m1x प्लस में C2 की पावर में m2x, यही तो करते हैं। अब इसने मेरे को ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा था, तो यहाँ से मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे m1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से इसको कंपेयर करूँगा तो मेरे पास में m2 की वैल्यू मिल गई, यानी कि आप लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली है। अब ये निकालनी है रूट की वैल्यू, तो ये भाई सेटिस्फाई भी करनी चाहिए इस इक्वेशन को, जो हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला रूट में -1 है उसको अपनी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके देखता हूं। तो जब इसको पुट करेंगे देन यू विल गेट p - q = 1। सोल्व करके देखना, जहां जहां m1 है, जहां भी m है वहां पे आप -1 पुट करके देख लो। फिर दूसरा रूट है मेरे पास में -3, उसको यहां पर पुट करके देखो। देखो जब मैं समझा रहा हूँ ना तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा इसके अंदर में कि भाई बहुत लेंदी ये हमारे पास में कंसेप्ट हो गया। नहीं भाई, बिल्कुल लेंदी नहीं है ये। जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे ना विदिन 30 सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आपके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। m2 की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलने वाला 3p माइनस में q = 9। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत फास्टली ना ये जो नोट्स होते हैं ये बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर पढ़ा दिया जाए। जितना मेरे पास में टाइम मिल पाता है वहाँ पे मैं यूटिलाइज करता हूँ आप लोग के जल्दी से जल्दी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनको उठाओ और उनके यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ मैं, ताकि आपको बोर्ड पर मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट के अंदर में करवा सकता हूँ वहाँ पर बोर्ड के अंदर में वही क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 3 से 4 मिनट वहाँ पर लगनी है। तो 2 मिनट वहाँ पर सेव करना भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो 2 मिनट आप और कहीं पे यूटिलाइज कर लो। देखो एक एक सेकंड का ना आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए, एग्जाम के अंदर में भी आना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन के अंदर में भी आना चाहिए। और स्मार्ट स्टडी होती है ना वो सबसे ज़रूरी होती है किसी भी क्वेश्चन की अप्रोच के लिए या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज़ रख ली, 3p माइनस में q = 9 आप लोगों के पास में आया। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर p = 4 और q = +3 आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास में थी। ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर पहली बार आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं जिसके अंदर में आप लोगों को मिला कि p मेरे पास में 3 है और q मेरे पास में 4 यहाँ पर मिल गया है। सॉरी, p मेरे पास में 4 आया है और मेरे पास में जो q की वैल्यू मेरे पास में 3 आई, तो आप लोगों के ऑप्शन 3C बिल्कुल सही हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो पिछले वाले क्वेश्चन का डाटा यूज़ करके ही यहाँ पर जोड़ा गया था। अब वो क्या जोड़ा गया, इसने कहा कि भाई फॉर द अबव
डेटा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऊपर जो इक्वेशन आई है उसी का सॉल्यूशन, उसका डेटा यूज़ करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये गिवन थी मेरे पास में। क्या अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। क्यों भाई पी आई क्यों नहीं निकाल रहा मैं इसका? भाई ये तो इक्वल टू 0 है ना, तो मैं पी आई क्यों निकालने जाऊँगा? चलो अब इसको सोल्व करते हैं। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। अगेन आप लोग इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनाएंगे, कि वो स्टेप बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ये मैथमेटिक्स से सारा जोड़ घटा गुना भाग है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो आप इनको अपनी पेन पेंसिल उठा के भाई करके देखो, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे आ रहा हूँ। रिजल्ट आपको जो मिलेगा, रूट आपको मिलने वाले हैं -2 और -2, 2 रूट यहाँ पर मिलेंगे। अब देखो क्या ये रियल है? बिल्कुल रियल है। क्या ये इक्वल है? भाई ये तो इक्वल हो गए मेरे पास में। तो इक्वल निकालने जब भी रूट आ जाए तो मुझे उसका तरीका पता है। क्या तरीका पता है? कि आपको C1 प्लस में C2 इंटू में x और उसके साथ में e के पावर में रूट यानी कि mx कर देना होता है। बिल्कुल भाई, आप लोग इस रूट को पुट करो और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको मिल रहा है C1 प्लस में C2x इंटू में e की पावर में इसमें 2x मिल रहा है। लेकिन भाई इस एग्जामिनर ने ना थोड़ा सा यहाँ पे खेल खेला। और क्या खेल गया वो, कि उसने जो ऑप्शन दिए ना वो कुछ इस तरह से सेट कर दिए। ये आप लोग को दिख रहे हैं ऑप्शन। अब इसमें से किसको सही करेंगे? ये तो हो नहीं सकता -3x वाला, -1 वाला भी नहीं हो सकता। बचे क्या? बचे मेरे पास में 2, यानी कि डी ऑप्शन, जिसमें x स्क्वायर e की पावर में इसमें -2x है, और दूसरा बचा मेरे पास में x की पावर में e माइनस में 2x है। क्या कभी मेरे पास में x स्क्वायर आ सकता है? x स्क्वायर कब आता है मेरे को बताओ। जो मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा था ना, वहीं से मैं उठा रहा हूँ इसको। तो x स्क्वायर केवल और केवल तब आता है जब हमारे पास में 3 रूट इक्वल हो। क्या हमारे पास में 3 रूट इक्वल आए हैं? नहीं आए हैं, ठीक है ना। उसके अंदर तो लिखते हैं C1 प्लस में C2x प्लस में C3x स्क्वायर, तभी तो लिखते हैं इसको, यानी कि तभी तो ये टर्म उसके अंदर में आती है भाई। तो यहाँ पर तो नहीं आई ना ये, क्योंकि 2 रूट मेरे पास में इक्वल है। तो 2 रूट इक्वल है तो मेरे पास में जो फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e की पावर में इसमें 2x यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई मेरे पास में x की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि भाई ये अगर सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर एक स्टेप आगे और जाके पूछ ले वो आप लोगों से, तो अगले स्टेप के अंदर में पूछ लिया जाए, मतलब एक क्वेश्चन और लिंक कर दिया जाए इसके साथ में, तो आप कह सकते हैं कि C1 की वैल्यू 0 रही होगी और C2 की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। तो यही आप लोग के क्या होंगे, आंसर यहाँ से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम हायर लेवल की बात करते हैं, लेवल 2 पर चलते हैं। हमारे लेवल 1 चल रहे थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर में एक क्वेश्चन गिवन है मेरे पास में, इनिशियल कंडीशन यहाँ पर आप लोग को गिवन दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको गिवन है डी स्क्वेयर वाई डी टी इज इक्वल टू 0 अंडर द कंडीशन, ये आप लोग को कंडीशन दे दी गई है व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब आपका टी 0 है। देन वाई इक्वल्स टू, तो वाई के बारे में पूछ रहा है कि वाई किसके इक्वल होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं भाई, बड़ा मजा आने वाला इस क्वेश्चन के अंदर में। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि भाई ये मेरे पास में इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे इसका क्या निकालना होगा, खाली इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, केवल और केवल यहाँ पर आप लोगों को इसका CF निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर में ना चेंज कर लेना भाई, ये थोड़ी सी इसके अंदर में गड़बड़ होगी। यहाँ पर जो आप लोग को डी स्क्वेयर वाई बाई क्या लिखा हुआ है, dt स्क्वेयर लिखा हुआ ना, प्लस में वाई और कर लेना आप लोग, इसको प्लस में वाई और कर लेंगे तभी हमारे पास में क्या बनेगी, इक्वेशन बनने वाली है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो मेरे पास में हो गया, तो आप लोग लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर प्लस में वाई, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना भाई। ये ES 2013 के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास में डी स्क्वेयर प्लस में वाई और ये वाई हो गया, यानी कि आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आई है वो डी स्क्वेयर प्लस में 1 आई है। इसमें डी की जगह पे आप इनपुट करेंगे, सेम वो स्टेप है। रूट निकालेंगे, मेरे पास में क्या है, एम स्क्वेयर इक्वल टू -1 आया है, और -1 आया है, जब इसका रूट करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू मेरे पास में क्या आने वाली है, आइटा आएगी, यानी कि मेरे पास में कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। और कॉम्प्लेक्स रूट निकालने का तरीका आप लोगों को पता है। आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे पास में खाली इसका CF निकलेगा, तो e की पावर में 0, यानी कि जो इसका a पार्ट होता है, a पार्ट यानी कि जो रियल पार्ट होता है वो तो e की एक्सपोनेंशियल की पावर में जाता है, एक्सपोनेंशियल 0t हो गया। फिर उसके जो हमारे पास में बेस, जो उसका जो हमारे पास में आइटा के साथ में जो वैल्यू होती है वो उसके एंगल में जाती है। तो एंगल में यहाँ पर मेरे को बताओ, ये लिख सकता हूँ मैं, आइटा 1 लिख सकता हूँ मैं, तो वही तो मेरे पास में लिखा हुआ है। तो ये मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में C1 cos t, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग है, ये जो इसके अंदर में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, ये t के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो t के रिस्पेक्ट में होने की वजह से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो t का बनेगा, उसी तरह से C2 sin t भी बन जाएगा। ओके, अब आप लोग को इसके अंदर में इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर क्या गिवन थी, पहली कंडीशन है y इक्वल टू 1 है, कब, जब t इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया गया है। तो आप लोग इसके अंदर में वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर C1, ये तो भाई 0 हो जाना है, सॉरी e की पावर में 0 जब बन जाएगी तो हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो मेरे पास में 1 हो जाएगा। साइन 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गई है। तो खाली क्या मिलने वाला आपको, साइन ये मिलने वाला है, C1 मिलेगा आप लोगों को। और y की वैल्यू क्या दी है, इसने 1 दी है,
किस पर, जब आप लोग इसके अंदर में टी पुट करेंगे, किसके इक्वल में, 0 पुट करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पर जो मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू 1 आप लोग को मिल जाएगा। दूसरी इनिशियल कंडीशंस के बारे में बात करें तो इसने दिया कोई डिफरेंशियल, जो आपका सॉल्यूशन आ गया ना, उसका डिफरेंशिएट करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में आप लोग को यहाँ पर इसको करना है, तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो आप लोग इसके अंदर में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। जब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग को क्या मिलने वाला भाई इसके अंदर में, यू विल गेट कोस का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग को माइनस साइन टी मिलेगा, यानी कि माइनस C1 साइन टी हो गया, और जब आप साइन टी को करेंगे देन यू विल गेट C2 कोस टी आप लोग को मिल गया। अब इनिशियल जो कंडीशन गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे dy बाई डी टी, ये भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, यहाँ पर पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर C2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जनरल सॉल्यूशन, भाई आप लोग को C1 की भी वैल्यू पता चल गई, इसके अंदर में कितनी है 1 है, और C2 की वैल्यू पता लगी कितनी है 0 है, तो आप इसके अंदर में रखेंगे, ये मेरे पास में ऑलरेडी 1 हो चुका है, देन यू विल गेट द आंसर कोस टी, आप लोग को आंसर मिलने वाला है भाई। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि जो ऑप्शन इसके अंदर में गिवन थे तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, दैट विल बी कोस टी, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि भाई ये इसके सारे ऑप्शन किसके अंदर में है, मैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर में गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर में गिवन है तो कन्फर्म लिए है कि ये इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट आने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे, जिसके अंदर में दिया गया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल yt है, और इसकी इस तरह से आप लोगों को पोजीशन डिफाइन करी गई है। इनिशियल कंडीशन यहाँ पर इसने दे दी है भाई, ठीक है, ये दूसरी इनिशियल कंडीशन दे दी है, तो ये पूछ रहा है कि किसी पोजीशन पर इसकी पोजीशन फाइंड करनी है जब टाइम हमारे पास में पाई हो। इसके आंसर मैंने आप लोग को दे दिए, जो वैल्यू आएगी, जो आपका फंक्शन आएगा यानी कि YCF आएगा वो ये आने वाला है, और जो फाइनल इसकी वैल्यू आएगी यानी कि जो हमारे पास में पोजीशन निकल के आएगी इसके अंदर में जब आप t इक्वल टू पाई पुट करके देखेंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू मिलने वाली। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप भाई खुद सोल्व करके देखना। तो ये था मेरे पास में जितना भी CF का वैल्यू निकालना होता है, तो मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को जल्दी से दे देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, जितनी कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी है। आप लोगों ने सबसे पहले मेरे साथ में सीखा कि भाई क्या हमारे पास में हायर ऑर्डर इक्वेशंस होती हैं, फिर आपने देखा कि कैसे हमारे पास में दो हिस्सों में उनको बांट दिया जाता है, एक वेरिएबल कोफिशिएंट में और कांस्टेंट कोफिशिएंट में। हमने अभी जो पढ़ी है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को लेके पढ़ी है। कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर में हम जब करेंगे तो इसके अंदर में जो जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक मेरे पास में पर्टिकुलर फंक्शन के रूप में या इंटीग्रल के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के स्टेप्स मैंने बताए। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, यानी कि जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी, जो भी हमारे पास में डिफरेंशिएशन होते हैं उनको हम डी पुट करते हैं, और जहाँ पर भी डी मेरे को मिलेगा उसकी जगह पे हम एम पुट कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के। फिर हम उसके रूट फाइंड करते हैं। अब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो रियल रूट आएंगे हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स आएंगे। रियल रूट में भी तीन तरह की चीज़ें होगी, रियल है या डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट हो, दो इक्वल हो जाएं या फिर तीन इक्वल हो जाएं। ठीक है ना, तो आप लोगों के ये सॉल्यूशन निकलने आ गए बिल्कुल। एक दो बार आप पेन से लिख के इनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्रैम हो जाएंगे, चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाए तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना आ गया। ठीक है, जो हमारे पास में रियल पार्ट होता है वो एक्सपोनेंशियल में जाएगा, और जो उसका आइटा वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है वो हमारे पास में उसके एंगल में जाता है। फिर हमने दो क्वेश्चंस करके देखे और ये इक्वेट करके देखा भाई अगर हमारे पास में क्यू की वैल्यू 0 है तो केवल और केवल हमें CF के ऊपर में ही अप्रोच करनी होती है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करवाए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार रिपीट करके देखिएगा। फिर हमने थोड़ा सा इनिशियल कंडीशंस को लेके मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिज़ाइन किया, जिसके जो ES 2013 के अंदर में 2018 के अंदर में आया हुआ था ये, जिसमें इनिशियल कंडीशंस दी गई थी, वहाँ से आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया, तो वहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे दिया। ठीक है, तो ये था भाई हमारा पहला लेक्चर इसके अंदर में, और एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर में पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस वीडियो के अंदर में करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा लेक्चर ये, इसको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा इसके बाद में आएगा वो। ठीक है ना, ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन आज खत्म कर देंगे, तो वो पार्ट आएगा। उसके बाद में आप लोग का ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में जो एक मेथड हमारा रह गया था, जब न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने आर के मेथड यानी रंगाकुटा मेथड था वो वहाँ पर छोड़ दिया था, और ईलर मेथड था वो भी छोड़ दिया था, तो वो हम इसके बाद में वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो की आप वेट कीजिएगा। तब तक आप इस वीडियो के जितने भी मेन टॉपिक्स आप लोग को बताए गए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपके जो एग्जाम में ना ज़्यादातर आपको CF के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो गेट के ES के अंदर में आप चले जाओगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के भी क्वेश्चन आएंगे, जो आप ये निकालेंगे ना पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, और
देखा जाएगा कि किस तरह के, अगर सिंपल सा जो, क्योंकि इसके अंदर में 6 से 7 केसेस होते हैं हमारे पास में, तो 6 से 7 केसेस के अंदर में कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा तो कुछ कह नहीं सकते उसको लेके ना। तो आपको टाइप्स जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका केवल गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एटीसी में एग्जामिनर का कुछ नहीं पता भाई, वो अपने एग्जाम का लेवल बढ़ाना चाहे तो वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। पूछ लेगा भाई, फुल सॉल्यूशन उसने पूछ लिया तो आप लोग को पीआई और एसआई ना सीएफ दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, बहुत अच्छे से पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कंप्लीट करेंगे, आप लोग को बिल्कुल बेस से उठा के और जो टॉप लेवल तक उसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर करवाएंगे, और उनकी सफिशिएंट आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है, जितने भी इसके टाइप्स बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसके बाद में वो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।